नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो आज के जो कंपनीज़ के जितने सारे वीडियो मतलब इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बहुत सारे कुछ मतलब कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि इस कंपनी सर कब भागेंगे? क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी है मदरसन वायरिंग्स सॉरी समर्थना मदरसन लिमिटेड, तो वो कंपनी तो एक शानदार तरीके से जर्नी दिखाया और आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो बहुत दिनों से मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड भाग क्यों नहीं रहा है? देखिए, इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बता दूँ। कंपनी का जब क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश हुआ, तब रिजल्ट बहुत शानदार आया क्योंकि 1800 करोड़ से 2200 करोड़ बना और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंपनी पिछले सालों में देखा जाए तो 106 करोड़ से 168 करोड़ बना था। मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था, करीबन 60 करोड़ के आसपास। और इस बार प्रॉफिट कितना हुआ? 138 करोड़ से 190 करोड़, मतलब अराउंड 50 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एस्टिमेट किया गया था कि प्रॉफिट थोड़ा-सा इस बार ज़्यादा होगा, तो उस ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन था वो मार्केट को नहीं मिला। तो शायद मार्केट ने अभी भी इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट अभी भी क्रिएट करके रखा है। तो बेसिकली कंपनीज़ के ऊपर जो रिज़ल्ट यहाँ पे आया, जो रिज़ल्ट का आउटकम आया, उसी का प्रेशर अभी बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी देखिए, एक कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी की जो बोरिंग्स है, वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब 96 करोड़ से 283 करोड़, 373 करोड़ और 259 करोड़। मतलब कंपनी के ऊपर जो मतलब कर्जा है, वो एक रेंज के हिसाब से है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। मगर कंपनी का जो रिज़र्व है, वो लगातार बढ़ते चले गए। यही कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि रिज़र्व बढ़ेंगे, तो कंपनी का ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात माना जाता है। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। अभी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, जून 2022 में 61%, उनमें से अराउंड 19% के आसपास प्लेजिंग करके रखा गया था। मतलब प्रोमोटर ने खुद के शेयर को प्लेजिंग रखा था 19% के आसपास। वो प्लेजिंग को हटाकर अभी उनके पास होल्डिंग तो सेम टू सेम है, मगर प्लेजिंग अभी क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए, क्योंकि मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया बिजनेस करने के लिए और बैंक का लोन आपने पूरा का पूरा मिटा दिया, तो आप तो फ्री हो गए, आपका पूरा का पूरा बिजनेस तो फ्री हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन को प्लेजिंग कहा जाता है। प्लेज मतलब इस तरीके से सिचुएशन मैनेजमेंट करते हैं। खुद के शेयर को प्रोमोटर गिरवी रखते हैं किसी के पास, और उस शेयर को गिरवी रखने के बाद उस पैसे से वो बिजनेस चलाते हैं। तो इसमें दिक्कत वाला बात यही है कि कल जाकर मान के चलिए बिजनेस खराब हो गया, तो वो तो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसका जो शेयर है वो तो प्रोमोटर के हाथ से जाएगा। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता। तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो बेसिकली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों से एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, कफ विद हैंड पैटर्न्स। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसका जो लाइफ टाइम हाई है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बना था करीबन 70 रुपीज़ के आसपास। उस लेवल को वो ब्रेक करने का कोशिश तो कर रहा है, मगर ब्रेक कर नहीं पा रहा है। तो ये कंपनी के लिए खतरा यहाँ पे बना है, जिस कारण की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो कब बना उसके बाद एक हैंडल बना। तो कफ विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया और रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो कंपनी के ऊपर यहाँ से एक बहुत शानदार जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है एक शानदार जर्नी इस लेवल से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, करीबन 79 रुपीज़ के आसपास जो टारगेट निकल कर आ रहा है 27% के आसपास। तो मैं बहुत पहले ही इस लेवल में एंट्री लेकर रखा हूँ और मैं इसको जरूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर ही काम करता हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर जो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाया था, वो कितना काम कर रहा है, चलो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से चीज़ों को देखना कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए और उस टाइम आरएसआई का जो लाइन है वो अगर 30 के नीचे गए, तो उस जगह पे एंट्री में लेता हूँ और मेरा टारगेट होता है आरएसआई जब इस 70 को टच करता है तब मैं टारगेट बुक करता हूँ। तो यहाँ पे टारगेट कहाँ पे बना, अगर नीचे आए तो इस लेवल तक आए तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस जगह पे मेरा एंट्री बना,
क्योंकि इसी जगह पे आरएसआई टच किया था। आप कहेंगे सर पहले भी तो इस जगह पे आरएसआई टच किया था, उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास था, उसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा था, तो इसलिए इस जगह पे मैंने एंट्री नहीं लिया। तो मैं इंतजार किया कि मुझे एक फ्रेश एंट्री मिले, एक फ्रेश आरएसआई का स्ट्रेटेजीज मिले, और उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी चार्ट बनता हुआ देखने को मिले। तो रूल्स क्या है मैं आपको बता दूं, मैं किस तरीके से रूल्स को फॉलो करता हूँ। 200 डेज मूविंग एवरेज में 200 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, और आरएसआई 30 के नीचे होना चाहिए। 30 के नीचे आरएसआई गया और उस टाइम यहाँ पे भी क्लोजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बना, तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद देखिए बहुत टाइम लगा, अभी देखिए देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाकर आरएसआई जब भी 30 को टच करेंगे तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा। तो बेसिकली फिलहाल की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से भी देखूँ तो ऑलमोस्ट 4 से 5% रिटर्न मिला है। कुछ खास नहीं है, क्योंकि 1 मंथ हो चुके हैं, 1 मंथ में 4% रिटर्न कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके मैं काम करता हूँ उस बेसिस में कम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, 1 मंथ में 4% रिटर्न मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा रखते तो आपको शायद शायद 3 से 3.5% ही रिटर्न मिलता। तो बाकी समझदारी से काम लेना चाहिए सारी चीज़ों को, और हर कोई व्यक्ति समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर मैंने ट्रेड किस लिए लिया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, चाहे कंपनी इस बार कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखा पाए, पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे, सॉरी नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 6,000 करोड़ से 7,900 करोड़ बना। मतलब इस बार भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, और जो अर्निंग पर शेयर है वो 14 रुपीज से बढ़ के 19 रुपीज हो चुके हैं। मतलब अर्निंग पर शेयर हमेशा पॉजिटिव रहता है इस कंपनी के ऊपर। और सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे क्या लगता है आप जानते हैं, कंपनी का रेशियोज। रेशियोज को ध्यान से देखना, कंपनी का कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, बेसिकली इन्फोसिस क्या है, एक सर्विसेज कंपनी है। तो एक सर्विसेज कंपनी होने के नाते कंपनी का कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स होते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जो मान के चलिए कंपनी जिस कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है वो कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा टाइम लेकर पेमेंट कर रहा है तो बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे सिचुएशन है वो 60 to 70 डेज के अंदर अंदर, अराउंड 2 से ढाई मंथ के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब पेमेंट्स आ रहा है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो बेसिकली मेरा जो ट्रेड है वो दो तरीके से ट्रेड बना है। पहले एक जो ट्रेड बना है वो ट्रेड ऑब्वियसली लॉसेस में चल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद बिग क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी अगर मुझे 20% डिस्काउंट में मिले और भी 20% डिस्काउंट में मिले तो मैं एवरेज करूंगा। तो 20% तो आया नहीं, तो इसके लिए मैं जरूर जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। ऑब्वियसली मेरा जो फर्स्ट एंट्री था उसके बाद दूसरा बार जो एंट्री लिया मैंने आरएसए स्ट्रेटेजीज के ऊपर, वो छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ किया, क्योंकि पहले एंट्री बहुत ज़्यादा था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी भी है। तो टाटा स्टील का इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, कोई भी शेयर, मैं आपको बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, कोई भी शेयर रिजल्ट आने से पहले ही अगर भागना स्टार्ट कर चुके हैं तो सोचना कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। अब पिछली बार भी देखिए, जो पिछली बार फरवरी मतलब जनवरी के बाद दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तब देखिए उससे पहले भी शेयर भागे थे। उसके बाद देखिए इस बार भी रिजल्ट आने से पहले ही शेयर भागना स्टार्ट कर चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पे पब्लिश होगा, तो उसके एक झलक मैं आपको दिखाई तो किस तरीके से रिजल्ट है वो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखना, कंपनी के इस बार देखिए रिजल्ट, सेल्स थोड़ा सा कम देखने को मिले हैं। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लॉसेस इतना है, कहाँ से लॉसेस हुआ, क्या सही में इस बार क्वार्टर में लॉसेस होगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कंपनी का जो लॉसेस हुआ वो पिछले जो क्वार्टर था, सेकेंड क्वार्टर, वहां पे हुआ था, क्योंकि उस टाइम कंपनी का आधा इनकम से 6,500 करोड़ का लॉस हुआ था। और वही लॉसेस एडजस्टमेंट होकर कंपनी के जो चार जो 4 क्वार्टर मिलाकर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है, वो यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई मतलब चिंता करने का जरूरत नहीं है कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। सिचुएशन को पहले समझिए
कि कंपनी का आधा से इनकम से लॉसेस हुआ, कंपनी का कोर मदर बिजनेस में कोई भी लॉसेस नहीं है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमेशा मैनेज करते हैं। तो इसीलिए टाटा स्टील को मैं ट्रस्ट करता हूँ। और टाटा स्टील के जो इन्वेस्टर है वो भी देखेंगे तो एफएस से लेकर डीएस ने हर कोई व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर जितना होल्डिंग रखे थे उतना होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। मान बेचने के कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता है, क्यों ना करे। टाटा ग्रुप की कंपनी है और 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक काम कर रहा है और एक इंडिया की जायंट कंपनी से जाना जाता है इस टाटा स्टील को। बेसिकली टाटा स्टील के ऊपर जब मैंने टेल लिया था वो कुछ इस तरीके से था। एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था। बेसिकली अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल बना और बेसिकली ब्रेकआउट होने के बाद बहुत टाइम लगाने के बाद कंपनी टारगेट अचीव किया। करीबन 245 डेज में कंपनी कितना टारगेट दिया, 33% का। तो ये भी कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि एक साल में 33% का रिटर्न मिला, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में, बहुत शानदार है। जब मैंने टेल लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और बेसिकली देखिए कंपनी अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। इस बेसिस में मेरा कोई टेल नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स न बने तब तक मैं कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेता हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जबरदस्त अपडेट आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है कि एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाले है, नहीं तो एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले। तो जो अपडेट आएगा, जब जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि बोनस का अपडेट जो पहले था वो सिर्फ बोनस का था, अभी स्प्लिट का अनाउंसमेंट आने वाला है। तो जब स्प्लिट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।